कभी सोचा है कि कैसे एक नौजवान वकील जो सिर्फ अपना करियर बनाने विदेश गया था, वो एक ऐसे महात्मा में बदल गया जिसने एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है एक राष्ट्र के जागने की, एक ऐसे आंदोलन के बनने की जिसने भारत की आज़ादी की तकदीर लिख दी। तो आज हम कहां से कहां तक चलेंगे? देखिए, हम शुरुआत करेंगे दक्षिण अफ्रीका से, जहां गांधी के विचारों ने आकार लिया। फिर हम भारत में उनकी शुरुआती सत्याग्रहों को देखेंगे। इसके बाद हम रॉलेट एक्ट के खिलाफ उठे राष्ट्रीय विद्रोह की आग को महसूस करेंगे, असहयोग आंदोलन की गूंज सुनेंगे और फिर आखिर में चौरी चौरा की उस घटना पर आकर रुकेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सफर के पहले पड़ाव से, दक्षिण अफ्रीका। ये वो जगह थी, वो भट्टी थी, जहां एक साधारण वकील मोहनदास तप कर एक जन नेता महात्मा गांधी बना। यहीं उनके सबसे शक्तिशाली हथियार सत्याग्रह की नींव रखी गई। बात शुरू होती है 1893 में, जब गांधी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक केस लड़ने डरबन पहुंचे। लेकिन प्रिटोरिया जाती हुई ट्रेन में हुए एक नस्लीय भेदभाव ने उनकी जिंदगी की पटरी ही बदल दी। उसी अपमान से एक एक्टिविस्ट का जन्म हुआ। 1894 में बनी नटाल इंडियन कांग्रेस, 1904 में शुरू हुआ अखबार इंडियन ओपिनियन और 1906 में मिला वो शब्द जिसने दुनिया बदल दी, सत्याग्रह। और 1909 में लिखी हिंद स्वराज तो आने वाले आंदोलन का ब्लूप्रिंट ही थी। ये सिर्फ तारीखें नहीं, ये एक महात्मा के बनने की कहानी के मील के पत्थर हैं। तो ये सत्याग्रह, ये शब्द जो हम बार बार सुनते हैं, आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई तोप या तलवार नहीं थी। इसका मतलब था सत्य के लिए आग्रह या सत्य की शक्ति, यानी अन्याय के खिलाफ बिना हिंसा किए पूरी दृढ़ता से खड़े रहना। और इसका पहला बड़ा इस्तेमाल 1906 में उस कानून के खिलाफ हुआ था जिसमें भारतीयों को जबरदस्ती एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने साथ रखना पड़ता था। पर कोई भी आंदोलन सिर्फ सोच से नहीं चलता, उसे जमीन पर खड़ा करना पड़ता है। गांधी जी ने यही किया। उन्होंने सत्याग्रहियों के लिए टॉल्स्टॉय फार्म और फीनिक्स सेटलमेंट जैसी कम्युनिटीज बसाईं। उन्हें सर रतनजी जमशेदजी टाटा से कुल मिलाकर 1,25,000 रुपए का भारी समर्थन मिला। इतना ही नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हैदराबाद के निजाम ने भी मदद की। और जब भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने भी इस भेदभाव की निंदा की, तो ये लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय बन गई। तो दक्षिण अफ्रीका में अपना लोहा मनवाने के बाद 1915 में गांधी जी भारत वापस आए। पर आते ही उन्होंने पूरे देश में कोई बड़ा आंदोलन शुरू नहीं किया। नहीं, पहले उन्होंने जमीन को समझा, लोगों की नब्ज को पकड़ा और अपने सत्याग्रह के हथियार को भारत की मिट्टी पर आजमाया। ये 3 नाम देखिए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। ये गांधी जी की शुरुआती प्रयोगशालाएं थीं। 1917 में बिहार के चंपारण में उन्होंने किसानों को तिनकठिया सिस्टम यानी जबरदस्ती नील की खेती से आज़ादी दिलाई। 1918 में गुजरात के खेड़ा में फसल खराब होने पर किसानों का लगान माफ करवाया। और उसी साल अहमदाबाद में मिल मजदूरों को प्लेग बोनस पर 35% की वेतन वृद्धि दिलवाई। ये 3 छोटी छोटी जीतें एक बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी थी। अब तक सब ठीक चल रहा था। गांधी जी एक के बाद एक जीत हासिल कर रहे थे और लोगों का भरोसा जीत रहे थे। लेकिन फिर आया वो कानून जिसने पूरे देश को एक साथ एक आवाज में खड़ा कर दिया, और वो आवाज गुस्से की थी। हम बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट की, या जैसा लोग इसे नफरत से कहते थे, काला कानून। मतलब समझिए इसका, सर सिडनी रॉलेट की कमेटी की रिपोर्ट पर बना एक कानून कहता था कि पुलिस सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रख सकती है। आपके पास कोई प्रतिबंधित कागज मिला तो गिरफ्तारी पक्की, सुनवाई बंद कमरों में होगी, और तो और आप कहीं अपील भी नहीं कर सकते। ये कानून नहीं, ये हर भारतीय के मौलिक अधिकारों पर एक सीधा हमला था। पूरे देश का गुस्सा, सारी बेबसी बस इस एक लाइन में सिमट कर रह गई थी। कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। और फिर आया अप्रैल 1919 का वो महीना। 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल हुई। 9 अप्रैल को अमृतसर में रामनवमी पर ऐसी हिंदू मुस्लिम एकता दिखी कि अंग्रेज सरकार घबरा गई, और फिर उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते थे, दमन। 10 अप्रैल को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अप्रैल को शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। और फिर आई वो तारीख, 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन, जब हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, इस बात से अनजान कि वो मौत के मुहाने पर खड़े हैं।
और फिर हुआ वो जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के शह पर उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दीं। सरकारी आंकड़े बेशर्मी से कहते हैं कि 379 लोग मारे गए, पर सच ये था कि 1000 से ज्यादा जानें चली गईं। इस नरसंहार ने ब्रिटिश राज के क्रूर चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। जलियांवाला बाग के जख्म अभी ताज़ा थे, पंजाब पर हुए जुल्म का गुस्सा था, और साथ ही जुड़ गया खिलाफत का मुद्दा, जो तुर्की के खलीफा के अपमान से जुड़ा था। इन दो बड़ी वजहों ने मिलकर वो जमीन तैयार की जिस पर गांधी जी ने अपने पहले अखिल भारतीय जन आंदोलन की नींव रखी, असहयोग आंदोलन। ये स्वराज के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐतिहासिक मौका था। तो सितंबर 1920 के कलकत्ता स्पेशल सेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन असली बदलाव आया दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में। यहां कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट से बदलकर स्वराज कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का पूरा ढांचा बदल दिया गया। 15 लोगों की एक वर्किंग कमेटी बनी, राज्यों में भाषा के आधार पर कमेटियां बनी, और सदस्यता फीस घटाकर सिर्फ 4 आने कर दी गई, ताकि हर आम हिंदुस्तानी कांग्रेस से जुड़ सके। तो अब कांग्रेस एक नई ताकत के साथ तैयार थी, और जब गांधी जी ने असहयोग का नारा दिया तो पूरा देश जैसे उठ खड़ा हुआ। इसकी लहर और इसका असर सच में अभूतपूर्व था। इसका सबसे बड़ा असर कहां पड़ा? अंग्रेजों की जेब पर। ये आंकड़े देखिए, 1920-21 में विदेशी कपड़ों का आयात था 102 करोड़ रुपए का, और सिर्फ एक साल बाद 1921-22 में यह गिरकर 57 करोड़ पर आ गया। सोचिए, लगभग आधा। ये था आम आदमी की ताकत का असर, जब उसने विदेशी कपड़ों की होली चलाई। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ बड़े शहरों में हो रहा था। असली ताकत तो गांव देहात और कस्बों से आ रही थी। बंगाल के मिदनापुर से लेकर बिहार के टाना भगत आंदोलन, केरल के मोपला विद्रोह से लेकर पंजाब के अकाली आंदोलन तक, देश का कोना कोना अपनी अपनी लड़ाई को असहयोग के बड़े आंदोलन से जोड़ रहा था। असहयोग का मतलब सिर्फ अंग्रेजी चीजों को ना बोलना नहीं था, इसका एक और बहुत जरूरी पहलू था, अपनी चीजें बनाना, खादी को बढ़ावा देना, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाना, और अपने राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खोलना। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब उसी आत्मनिर्भर भारत की सोच की देन है। आंदोलन अपने शिखर पर था। लग रहा था कि आजादी बस अब दरवाजे पर ही है। गांधी जी भी पूरे जोश में थे। पर तभी एक जगह पर हुई एक घटना ने पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल दी, और गांधी जी को एक बहुत बड़े नैतिक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वाइसरॉय को चेतावनी दी कि अगर राजनीतिक कैदी रिहा नहीं हुए तो वो बारडोली से सविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे। लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद 5 फरवरी को गोरखपुर के पास चौरी चौरा नाम की जगह पर एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसा ने गांधी जी को अंदर तक हिला दिया। उनके लिए अहिंसा सबसे ऊपर थी, और इसीलिए 12 फरवरी को उन्होंने बारडोली में मीटिंग बुलाकर पूरे आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। और यहीं पर इतिहास का वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर आज तक बहस होती है। क्या एक अकेली हिंसक घटना के लिए एक पूरे देश के आंदोलन को, जो अपने चरम पर था, रोक देना सही था? आंदोलन वापस लेने के ठीक बाद मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और जज C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई। उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में एक बड़ी बहस छिड़ गई। कुछ नेता, जिन्हें स्वराजिस्ट कहा गया, वो चुनाव लड़कर काउंसिल में जाना चाहते थे। वहीं दूसरे, जिन्हें नो चेंजेस कहा गया, वो रचनात्मक कामों पर ही ध्यान देना चाहते थे। ये बहस आने वाले कई सालों तक कांग्रेस की राजनीति को दिशा देने वाली थी। तो ये थी कहानी उस दौर की जब गांधी ने भारत को एक जन आंदोलन बनाना सिखाया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। देखने के लिए धन्यवाद टीम एड आई हिस्ट्री की तरफ से।